स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, हम क्या हैं? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, ये सब क्या है? आज की हमारी चर्चा का विषय है मन का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ माइंड। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो अपने आप में ही एक पहेली है। हाँ, कोई लेख या पूरी किताब नहीं, बल्कि एक अकादमिक किताब की ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी और उसकी अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स। बस यही दो चीजें हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन दो चीजों का इस्तेमाल करके इस बेहद जटिल विषय के नक्शे को समझना। जैसे किसी इमारत के ब्लूप्रिंट को देखकर उसे समझने की कोशिश करना। हमें हर ईंट का पता नहीं, पर हमें ढांचे का पता चल सकता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना शुरू करते हैं। अनुक्रमणिका में जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना नाम दिखता है वो है द्वैतवाद, और उसके ठीक बगल में लिखा है देकार्त। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। तो ये द्वैतवाद क्या है? मन और शरीर का क्या रिश्ता है इसके हिसाब से? देकार्त का विचार बहुत सीधा और कह सकते हैं कि सहज था। उनका कहना था कि इंसान दो चीजों से बना है, एक हमारा भौतिक शरीर जो एक मशीन की तरह है, और दूसरा हमारा अभौतिक मन या आत्मा जो इस मशीन को चला रहा है। अच्छा, मशीन में भूत वाली बात। एकदम वही, गोस्ट इन द मशीन। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर यहीं पर एक पेच है जिसे अनुक्रमणिका मानसिक कारणता कह रही है। बिल्कुल। अगर मन और शरीर दो अलग अलग दुनियाओं की चीजें हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक, तो वो एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? हाँ, मतलब अगर मेरा मन फैसला करता है कि मुझे हाथ उठाना है, तो ये अभौतिक मन मेरे भौतिक दिमाग को आदेश कैसे देता है? यही वो सवाल है जिसने दार्शनिकों को सदियों तक परेशान किया है। कनेक्शन क्या है? ये तो ऐसा हो जैसे कोई भूत दीवार के आर पार जा सकता है, पर साथ ही दरवाजा भी खटखटा सकता है। सही बात है। आप या तो भौतिक दुनिया का हिस्सा है या नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसी समस्या की वजह से दूसरे विचार सामने आए होंगे। हाँ, और इसी बातचीत की समस्या ने द्वैतवाद को लगभग नामुमकिन बना दिया। भौतिकवादी जैसे हॉब्स कहते हैं कि कोई भूत है ही नहीं, सब कुछ मशीन ही है। मन भी दिमाग की एक भौतिक प्रक्रिया है। हाँ, तो इस भूत वाली मशीन की समस्या से तंग आकर लगता है कुछ विचारकों ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ा। जी। मैं अनुक्रमणिका में देख रहा हूं स्किनर और राइल का नाम व्यवहारवाद के तहत दिया गया है। हाँ, बिहेवियरिज्म 20वीं सदी की शुरुआत में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। इन्होंने तो जैसे मन के अंदर झांकने से ही मना कर दिया। एक तरह से हाँ, उन्होंने कहा कि ये अंदरूनी दुनिया, ये एहसास, ये विचार, ये सब एक ब्लैक बॉक्स है, हम इसके अंदर देख नहीं सकते, तो इसके बारे में वैज्ञानिक रूप से बात ही क्यों करें? तो फिर ध्यान किस पर दें? सिर्फ उस चीज पर जिसे हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, यानी इंसान का बर्ताव, उसका व्यवहार। मतलब अगर कोई कहता है कि उसे दर्द हो रहा है, तो व्यवहारवादी उसके अंदरूनी एहसास में दिलचस्पी नहीं लेगा। नहीं, वो देखेगा कि वो कराह रहा है या अपना हाथ झटक रहा है। उनके लिए दर्द में होने का मतलब ही है दर्द वाला व्यवहार करना। मन की बातें करना ही अवैज्ञानिक है। वाह, तो अनुक्रमणिका में विटगेनस्टाइन का ये डिब्बे में भ्रंग वाला आइडिया इसी से जुड़ा है। हाँ, बीटल इन द बॉक्स, ये एक शानदार विचार प्रयोग है। ये क्या है? कल्पना कीजिए कि हम सबके पास एक एक डिब्बा है और हम सब कहते हैं कि हमारे डिब्बे में एक भृंग है, लेकिन नियम यह है कि कोई भी किसी दूसरे के डिब्बे में झांक नहीं सकता। ठीक है। सब सिर्फ अपने ही भृंग को जानते हैं। तो जब आप भृंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कैसे पता कि मैं भी उसी चीज के बारे में सोच रही हूं? हो सकता है मेरे डिब्बे में कीड़ा हो, आपके में पत्थर हो, और किसी और का डिब्बा तो खाली हो। बिल्कुल। विटगेनस्टाइन का मुद्दा यही था, अगर दर्द जैसी चीज हमारे निजी डिब्बे में बंद एक भृंग की तरह है, तो दर्द शब्द का सार्वजनिक मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये है कि शब्दों का अर्थ उनके सार्वजनिक इस्तेमाल से आता है, हमारे निजी अनुभवों से नहीं। एकदम सही। ये व्यवहारवाद के विचार को एक तरह से दार्शनिक सहारा देता है। लेकिन ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। मतलब जब मैं कहता हूं कि मुझे सिरदर्द हो रहा है, तो मैं अपने अंदर की फीलिंग के बारे में नहीं बता रहा। ये तो बहुत ही अजीब बात है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, और इसी वजह से व्यवहारवाद ज्यादा दिन तक टिका नहीं। लोगों को लगा कि अंदरूनी एहसास तो असलियत है, उन्हें सिर्फ व्यवहार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, और यहीं से हमारी कहानी में पहचान सिद्धांत यानी आइडेंटिटी थ्योरी की एंट्री होती है। तो पहचान सिद्धांत क्या कहता है? ये बहुत सरल तरीके से कहता है, मानसिक अवस्थाएं और दिमागी अवस्थाएं
दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही चीज है। मतलब जब आप दर्द महसूस करते हैं तो वो असल में आपके दिमाग के कुछ खास न्यूरॉन्स, जिन्हें सी फाइबर्स कहते हैं, उनका सक्रिय होना ही है। अच्छा, एक ही घटना के दो नाम हैं। दर्द मतलब सी फाइबर्स का सक्रिय होना, सीधा हिसाब। लेकिन इसकी भी एक कमी लगती है। अगर दर्द का मतलब सिर्फ इंसानी दिमाग के सी फाइबर्स का सक्रिय होना है, तो क्या कोई एलियन जिसके पास सी फाइबर्स नहीं है वो दर्द महसूस नहीं कर सकता? बहुत अच्छा सवाल है। ये तो बड़ा मानव केंद्रित यानी ह्यूमन शोविनिस्टिक लगता है। अद्भुत, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी एक सवाल ने प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म को जन्म दिया, जो शायद 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत रहा है। तो प्रकार्यवाद इस एलियन वाली समस्या को कैसे सुलझाता है? प्रकार्यवाद कहता है कि मन क्या है ये इस बात से तय नहीं होता कि वो किस चीज से बना है, बल्कि इस बात से कि वो करता क्या है। हाँ, उसके काम यानी फंक्शन से। जैसे एक माउस ट्रैप लकड़ी का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी। जब तक वो चूहे पकड़ने का काम कर रहा है वो माउस ट्रैप है। तो दर्द का मतलब सी फाइबर्स का सक्रिय होना नहीं है, बल्कि दर्द वो चीज है जो चोट लगने पर होती है, जो हमें चिल्लाने पर मजबूर करती है, और जो हमारे अंदर डर और बचने की इच्छा पैदा करती है। अगर किसी एलियन के सिलिकन दिमाग में भी कोई ऐसी प्रक्रिया है जो यही काम करती है, तो उसे भी दर्द हो रहा है। इसे ही बहुकार्यान्वयन कहते हैं, है ना? एकदम सही, मल्टीपल रियलाइजेशन। और इसका सबसे दिलचस्प नतीजा ये है कि मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो किसी भी काबिल हार्डवेयर पर चल सकता है, चाहे वो हमारा जैविक दिमाग हो या भविष्य का कोई सुपर कंप्यूटर। बिल्कुल। ओके, यहां तक तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन अब मैं अनुक्रमणिका के उस हिस्से पर आ रहा हूं जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। क्वालिया। हाँ, ये वो जगह है जहां आकर भौतिकवाद की सारी अच्छी भली थ्योरीज लड़खड़ाने लगती है। ये है क्या? क्वालिया व्यक्तिपरक अनुभव की गुणवत्ता को कहते हैं। किसी चीज का अनुभव करना कैसा लगता है, जैसे लाल रंग का लालपन या कॉफी की महक का वो एहसास। वाह! आप किसी को चॉकलेट का पूरा केमिकल फॉर्मूला बता सकती हैं, उसके दिमाग पर होने वाले असर का नक्शा बना सकती हैं, लेकिन आप उसे ये कभी नहीं समझा सकती कि चॉकलेट खाने का एहसास कैसा होता है। वो एहसास ही क्वालिया है। और प्रकार्यवाद जैसी थ्योरीज इस एहसास का क्या करती हैं? यही तो समस्या है। प्रकार्यवाद इनपुट आउटपुट की बात तो करता है, पर वो ये नहीं समझा पाता कि इन सब प्रक्रियाओं के साथ एक अंदरूनी एहसास क्यों जुड़ा है। इसी को चेतना की कठिन समस्या कहते हैं। हाँ, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा डेविड चाल्मर्स कहते हैं। और अनुक्रमणिका हमें कुछ विचार प्रयोगों की ओर इशारा करती है जो इसी समस्या को और गहरा करते हैं। पहला है, चमगादड़ होना कैसा लगता है? थॉमस नागल का सवाल। वो कहते हैं कि हम चमगादड़ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उसका दिमाग, उसका सोनार सिस्टम, लेकिन हम ये कभी नहीं जान सकते कि एक चमगादड़ होने का, उस अंधेरी दुनिया को आवाज से देखने का अनुभव कैसा होता है। वो अनुभव उसकी चेतना के लिए निजी है। और दूसरा विचार प्रयोग तो और भी अजीब है, दार्शनिक ज़ॉम्बी। हाँ, फिलोसॉफिकल ज़ॉम्बी। एक ऐसे इंसान की कल्पना करें जो शारीरिक रूप से आपके जैसा ही है। वो हंसता है, रोता है, बातें करता है, लेकिन उसके अंदर कोई अनुभव नहीं है, अंदर से सब कुछ अंधेरा है। हाँ, वो बस एक बेहद जटिल मशीन है। तर्क यह है कि अगर आप ऐसे ज़ॉम्बी की कल्पना भी कर सकते हैं, अगर ये तार्किक रूप से संभव है, तो इसका मतलब है कि चेतना सिर्फ भौतिक प्रक्रियाओं का नतीजा नहीं है। ये कुछ अतिरिक्त है। बिल्कुल, ये भौतिकवाद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, चलिए एक और बड़े विचार पर आते हैं। मन की तुलना कंप्यूटर से। जेरी फोडर की द लैंग्वेज ऑफ थॉट। क्या ये प्रकार्यवाद का ही एक रूप है? ये उससे बहुत गहराई से जुड़ा है। इसे मन का कंप्यूटेशनल सिद्धांत कहते हैं। फोडर का तर्क था कि सोचना असल में एक तरह की गणना है, कंप्यूटेशन। मतलब हमारे दिमाग में एक आंतरिक भाषा होती है। हाँ, जिसे उन्होंने मेंटलीज या विचार की भाषा कहा। इस भाषा के अपने शब्द और व्याकरण के नियम होते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग इन प्रतीकों को प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर। तो क्या एलन ट्यूरिंग का मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट इसी का एक प्रैक्टिकल रूप है कि अगर कोई मशीन हमें बातों से बेवकूफ़ बना दे और हम पहचान ना पाएं कि वो इंसान है या मशीन, तो मान लें कि वो सोच सकती है? हाँ, ये उसी विचार का एक व्यवहारिक परीक्षण है। लेकिन क्या ये काफी है? लगता तो नहीं। और इसी पर दार्शनिक जॉन सर्ल ने अपना प्रसिद्ध चाइनीज रूम विचार प्रयोग दिया। हाँ, चाइनीज रूम। कल्पना कीजिए कि एक आदमी जो चीनी भाषा नहीं जानता,
एक कमरे में बंद है उसके पास नियमों की एक किताब है। और बाहर से लोग उसे चीनी अक्षरों में सवाल देते हैं। वो आदमी अपनी किताब के नियमों को देखकर उन अक्षरों को दूसरे अक्षरों से मिलाता है और जवाब बाहर भेज देता है। और जवाब इतने सही होते हैं कि बाहर वालों को लगता है कि अंदर बैठा व्यक्ति चीनी भाषा का विशेषज्ञ है। बिल्कुल, लेकिन क्या वो आदमी सच में चीनी समझता है? नहीं, वो तो सिर्फ नियमों का पालन कर रहा है। सल का तर्क है कि कंप्यूटर भी यही करते हैं। वे सिंटैक्स यानी नियम को तो प्रोसेस कर सकते हैं, पर सिमेंटिक्स यानी अर्थ को कभी नहीं समझ सकते। तो अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब दिमाग के अंदर की दुनिया के बारे में है, पर क्या बाहरी दुनिया की कोई भूमिका नहीं है? अनुक्रमणिका में ट्विन अर्थ का जिक्र है। हाँ, हिलेरी पटनम का विचार प्रयोग, ये एक और बहुत ही प्रभावशाली आइडिया है। ये क्या है? कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में एक और ग्रह है, ट्विन अर्थ, जो हमारी पृथ्वी की हूबहू नकल है। वहां आपका एक जुड़वां भी है। ठीक है। हर चीज एक जैसी है सिवाय एक के। वहां जिसे लोग पानी कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र H2O नहीं बल्कि कुछ और है, मान लीजिए XYZ। तो जब मैं पृथ्वी पर कहता हूं पानी गीला है और मेरा जुड़वां ट्विन अर्थ पर कहता है पानी गीला है, तो क्या हम दोनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं? हमारे दिमाग तो बिल्कुल एक जैसे हैं। पटनम का तर्क है नहीं, भले ही आपके दिमाग के अंदर सब कुछ एक जैसा हो, आपके विचारों का अर्थ अलग अलग है। क्योंकि मेरा पानी का विचार H2O से जुड़ा है और मेरे जुड़वां का विचार XYZ से। हाँ, इसका निष्कर्ष ये था कि हमारे विचारों का अर्थ सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं होता, ये बाहरी दुनिया से भी जुड़ा होता है। जैसा कि पटनम ने कहा, मीनिंग एंट जस्ट इन द हेड। तो सिर्फ एक ग्रंथ सूची और अनुक्रमणिका के सहारे हमने मन के दर्शन की एक लंबी यात्रा तय की। हमने देकार के मशीन में भूत से शुरू किया, फिर व्यवहारवादियों के मन को खारिज करने के विचार को देखा, और फिर प्रकार्यवादी के मन एक सॉफ्टवेयर है वाले मॉडल को समझा। और फिर हमने देखा कि कैसे क्वालिया यानी व्यक्तिपरक अनुभव की पहेली इस साफ सुथरी तस्वीर को उलझा देती है। ये ब्लूप्रिंट हमें दिखाता है कि ये इमारत कितनी जटिल और कितनी परतों वाली है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए क्या इस ब्लूप्रिंट में कोई ऐसा कोना है जो इस पूरी इमारत को ही गिराने की धमकी देता हो? हाँ, इस पूरी इमारत के नक्शे में एक जगह ऐसी भी है जहां डायनामाइट लगा हुआ है। अच्छा। अनुक्रमणिका के एक कोने में एक छोटा सा शब्द है, एलिमिनेटिविज्म, और इसके साथ पॉल और पेट्रिशिया चर्चलैंड का नाम जुड़ा है। ये क्या कहता है? ये विचार कहता है कि हमारी लोक मनोविज्ञान यानी विश्वास, इच्छा, डर जैसी अवधारणाएं ये सब मौलिक रूप से गलत हो सकती हैं। ये एक पुराना और गलत वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि हमारा विश्वास, हमारी इच्छाएं, ये सब है ही नहीं? ये बस एक गलत थ्योरी है? चर्चलैंड का तर्क कुछ ऐसा ही है। जैसे प्राचीन विज्ञान गर्मी को समझाने के लिए कैलोरिक नामक एक द्रव का इस्तेमाल करता था, जिससे बाद में विज्ञान ने पूरी तरह खारिज कर दिया। हाँ, हो सकता है कि भविष्य का न्यूरोसाइंस हमारे मन की इन पूरी अवधारणाओं को ही खारिज कर दे। तो भविष्य में हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे विश्वास है कि बारिश होगी, बल्कि कुछ ऐसा कहेंगे कि मेरे मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क में एक खास तरह की सक्रियता है। शायद ये विचार हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हो सकता है विश्वास और इच्छा जैसी चीजें असल में दिमाग को समझने के लिए सिर्फ हमारे काम चलाऊ शब्द हो। और जब हम दिमाग को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो हमें इन शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक जबरदस्त और थोड़ा डरावना विचार है। हाँ, और यही इस विषय को इतना रोमांचक बनाता है। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या हो अगर मन जैसा हम उसे आज समझते हैं महज एक शानदार गलतफहमी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।